एक भी आचार्य का अगर कोई 10 पन्ने का पाठ अगर आप मुझे 40 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में, 80 के दशक में किसी भी पाठ्यक्रम में अगर आप उठाकर दिखाएंगे तो मैं आपको जो चाहे वो इनाम दूंगा। क्यों? हमारे यहां समाजशास्त्री हुए नहीं, हमारे यहां राजनीतिज्ञ हुए नहीं। चाणक्य को ये देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व एक अच्छा अर्थशास्त्री और एक अच्छा राजनीतिक के रूप में मानता है, लेकिन चाणक्य कभी किसी विषय के पाठ्यक्रम के अध्याय बने ये आपको ढूंढकर भी लगभग नई शिक्षा नीति आने के पहले आपको नहीं मिलेगा। और जो भी हमारा ज्ञान था वेद और उपनिषद से लेकर वो पुराणों में और आरण्य ग्रंथों में और खास तौर से आदिकालीन मध्यकालीन साहित्य में प्रवाहित हुआ था, उस पूरे साहित्य को हमारे अकादमिक जगत में केवल 1 पाठ या 2 पाठ से ज्यादा जगह कभी किसी ने दी नहीं। उसके बदले हम एरिस्टोटल को पढ़ते रहे, हम रॉबिन स्मिथ को पढ़ते रहे, हम अर्थशास्त्र में अन्य पाश्चात्य विद्वानों को पढ़ते रहे, हम साहित्य में भी कार्ल मार्क्स को पढ़ते रहे। पढ़ना हमारे लिए कोई गैर था ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम अपनों को भूलकर औरों को पढ़ते रहे और इसका परिणाम यह हुआ, आप बारीकी से अगर आप अंतर्मुख होकर विचार करेंगे तो 47 के बाद आज 2025 तक ये पाठ्यक्रम पढ़कर जो नई पीढ़ी विकसित हुई है, उस नई पीढ़ी के सारे परिवर्तन को आप देख सकते हैं। उनमें खान पान को लेकर परिवर्तन हुआ, उनमें वेशभूषा को लेकर परिवर्तन हुआ, उनमें सोच विचार को लेकर परिवर्तन हुआ। और एक अर्थ से आप देखेंगे कि ये नई आधुनिक पीढ़ी जो है इस प्रकार के पाठ्यक्रमों को पढ़ने के बाद पूरी तरह से पाश्चात्य विचारधाराओं का प्रभाव उन पर आप स्पष्ट रूप से देखेंगे। कहीं पर भी अगर इनको देखें, इनके व्यवहार को देखेंगे, उनके क्रियाकलाप को देखेंगे, उनके पसंद को देखेंगे, तो कहीं पर भी ये नई पीढ़ी भारतीयत्व के परिप्रेक्ष्य में हमें नहीं दिखाई देती है। इन्हें बर्गर अच्छा लगने लगा है, इन्हें पिज्जा और मैगी अच्छी लगने लगी है, इन्हें खान पान की नई वेशभूषा में इन्हें जींस अच्छा लगने लगा है। ये कहां से आया है? ये अपने आप नहीं आया है, ये फिल्मों के माध्यम से आया है, धारावाहिकों के माध्यम से आया है, ये पाठ्यक्रम के माध्यम से आया है। जिस प्रकार की कहानियां इनको पढ़ाई गई, जिस प्रकार के उपन्यास इनको पढ़ाए गए, जिस प्रकार के निबंध इनके सामने रखे गए, वो अधिकांश इस प्रकार के थे कि जिसमें पाश्चात्य विचारधाराओं का गुणगान या महत्ता ज्यादा आपको अंकित दिखाई देगी। और इसीलिए जब 2020 में नई शिक्षा नीति बनी, तब उस नई शिक्षा नीति ने दो बार पर विशेष बल दिया। एक कि मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए और हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं का भी विकास होना चाहिए। और दूसरा, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा जो अत्यंत समृद्ध रही है, संपन्न रही है, सक्षम रही है, सशक्त रही है, वैज्ञानिक रही है, उन भारतीय ज्ञान परंपरा के कंटेंट को आपको पाठ्यक्रम में, साहित्य में और अकादमिक जगत में लेकर आना, यह प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब देखिए, हमारे जो वेद है, उपनिषद है, हमारे जो भक्तिकालीन ग्रंथ है, उसमें आपने देखा कि एक समय ऐसा था कि हमारे ज्ञान परंपरा का उद्देश्य नौकरी अर्जित करना नहीं था। हम हमारे व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए हमारी ज्ञान परंपरा केंद्रीभूत थी। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं था, बल्कि ज्ञान के साथ साथ संस्कार उसमें सर्वोपरि थे। और इसलिए गुरुकुल पद्धति का अध्ययन अगर आप करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि वहां ज्ञान के साथ साथ क्या है? संस्कार है।
मैं आधुनिक युवा पीढ़ी को बताना चाहता हूं कि ये जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आए हैं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला हो रहा है, ये जो तकनीकी और इंटरनेट के माध्यम से पूरा विश्व आपको बहुत सीमित लग रहा है, ये सारे आपको ज्ञान तो दे सकते हैं लेकिन संस्कार नहीं दे सकते। आपको ज्ञान के साथ साथ संस्कार यदि पाना है तो आपको पुनः भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग आपको फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टा हो, एआई हो, वो आपको ज्ञान देंगे लेकिन संस्कार नहीं देंगे। और इसलिए अगर आपको आज जितनी आवश्यकता हमें ज्ञान की है, मुझे लगता है उससे 100 गुना अधिक आवश्यकता हमें संस्कार की है। आदमी पढ़ लिख तो रहा है, लेकिन पढ़ लिखने के बाद अपने इप्सित उद्देश्य को साध्य करने के बाद भी उसके भीतर की जो इंसानियत है वो कहीं ना कहीं मरते हुए हमें दिखाई दे रही है। जब हम कोई समाचार सुनते हैं कि चंद पैसों के खातिर किसी डॉक्टर ने मरे हुए इंसान को भी कई दिनों तक आईसीयू में रखा और उसके माध्यम से अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति की, तब हम हृदय से हिल जाते हैं, क्योंकि जिस विश्वास के साथ हमने इस बुद्धिजीवी प्राणियों की तरफ देखने की हमारी पूर्व की परंपरा रही है। आप पूर्व में देखिएगा, गांव में एक ही संत महात्मा होता था, लेकिन गांव में एक संत महात्मा होने के बाद, एक शिक्षक होने के बाद, एक महाराज होने के बाद गांव के किसी भी घर में अगर कुछ भी घटित होना है तो पहले समाचार उसको दिया जाता था, पहले उसकी सलाह ली जाती थी, पहले उससे मार्गदर्शन लिया जाता था, यह सम्मान था। आज उस प्रकार का कोई अस्तित्व हमें दिखाई देता है। और आज बुद्धिजीवी व्यक्ति ने इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी समाज की उसके ऊपर की विश्वासार्हता जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म होते हुए हमें दिखाई दे रही है। और यही वास्तव में हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ऐसा कहते हैं कि संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता। संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में जाकर भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो लोग इसलिए पूछते हैं यारो क्योंकि विश्वास करने लायक कोई इंसान नहीं मिलता। हमें इस भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से आंख मूंद कर जिन पर हम विश्वास रखे, ऐसे शिक्षकों का निर्माण करना है, ऐसे छात्रों का निर्माण करना है। और वो केवल और केवल हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित लिखे हुए जो साहित्य है वो उसी के माध्यम से संभव है। आपने देखा होगा कि जिस विज्ञान की हम बात करते हैं, आप ज्ञानेश्वरी को उठाइएगा, आज ज्ञानेश्वरी में आपको ऐसे ऐसे संदर्भ मिलेंगे कि जो वैज्ञानिकों को खोजबीन करने के बाद भी आपको नहीं मिलेंगे। आज हमारे तुलसी के रामचरितमानस में ऐसे संदर्भ आपको मिलेंगे कि जो विज्ञान को वर्षों खोज के बाद भी नहीं मिलेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि ये सारा जो भारतीय ज्ञान है वो अब नई पीढ़ी के सामने आना चाहिए, चाहे वो हिंदी में लिखा हुआ हो, चाहे वो मराठी में लिखा हुआ हो। मराठी का भी साहित्य आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ मानभाव साहित्य की एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है, लेकिन मानभाव साहित्य का कितना अंश पाठ्यक्रम में आप देखते हैं? आप किसी भी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम को उठाकर देखिएगा, चक्रधर स्वामी का कितना पाठ्यक्रम में समावेश है। हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय की एक बहुत लंबी परंपरा रही है। नामदेव से लेकर संत तुकाराम से लेकर एकनाथ से लेकर एक समृद्ध रामदास स्वामी तक की जो परंपरा आप देखेंगे कि आज के इस आधुनिकता के युग में जब आदमी तनाव से परेशान है और ऐसे स्थिति में मन के श्लोक ही उसको सहारा बन सकते हैं। रामदास स्वामी के द्वारा लिखे हुए
मन के श्लोक को अगर आप प्रत्यक्ष जीवन में अनुकरण करेंगे तो आप सभी प्रकार के तनाव से मुक्त हो सकते हैं। मित्रों, आज हर बीमारी की जड़ अगर क्या है तो वो तनाव माना जाता है। आपका ब्लड प्रेशर हो, आपका शुगर हो, आपका कोई भी बीमारी हो, उसकी जड़ में क्या है? तनाव है। और आज भी तनाव को नियंत्रित करने के लिए कोई अच्छी दवा मेडिकल साइंसेस में आपको नहीं देखने को मिलेगी। एक समय आने के बाद डॉक्टर भी आपको वही सलाह देगा कि एकांत में जाकर साधना करो, प्रार्थना करो, मन धारणा करो, तभी जाकर आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो ये सारा जो साहित्य है कि जो आज समय की आवश्यकता है, वो इस युवा पीढ़ी के सामने आने की आज नितांत आवश्यकता है। और इसलिए इस प्रकार की गोष्ठी का आयोजन करने के पीछे संस्थान का और इस महाविद्यालय का यही उद्देश्य है कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा का जिसमें चित्रण हो, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित साहित्य कृतियां हो, वो पाठ्यक्रम का हिस्सा बननी चाहिए। उस पर आलोचनाएं होनी चाहिए, उसकी समीक्षाएं होनी चाहिए, चाहे वो उपन्यास हो, कहानी हो, नाटक हो, निबंध हो या अन्य कथेतर साहित्य की कोई अन्य विधाएं हो। और इसीलिए ये 2 दिवसीय संगोष्ठी मुझे लगता है आयोजित की गई है। और हम आशा करते हैं कि इस द्विदिवसीय संगोष्ठी में हमारे ये बैठे हुए जो सारे हमारे छात्र हैं, वो छात्र इस बात को भली भांति अनुभव करेंगे कि हमारा भारतीय ज्ञान कितना समृद्ध था, कितना संपन्न था। आप अगर YouTube पर या इंस्टा पर सुधांशु जी को सुनते होंगे तो उन्होंने इस विषय को लेकर कई व्याख्यान अपने YouTube पर डाले हुए हैं। और साइंटिफिक दृष्टि से हमारा ज्ञान कितना सक्षम था, उसके आधार पर कैसे हम आधुनिक विज्ञान के सारे उपकरणों को तैयार करने में सक्षम थे। हमारा पुष्पक विमान कोई हवाई कल्पना नहीं थी, तो उसके पीछे भी एक साइंस था। हमारा जो हर एक तीज त्योहार हम मनाते थे, ये कोई अंधश्रद्धा का विषय नहीं था, उसके पीछे भी एक साइंस था। हर घर में आंगन में तुलसी का पौधा लगाने की परंपरा हमारे यहाँ भारत में थी। ये कोई अंधश्रद्धा का विषय नहीं था, क्योंकि तुलसी के पौधा लगाने के पीछे की ये मानसिकता हमारी युवा पीढ़ी कब समझे कि ये तुलसी का पौधा केवल पूजा के लिए नहीं लगाया जाता था, केवल प्रदक्षिणा उसके इर्द गिर्द में डालने के लिए नहीं लगाया जाता था, बल्कि आज भी विज्ञान हमें यह बताता है कि एकमात्र तुलसी का पौधा है कि जो सुबह और शाम और रात में भी ऑक्सीजन हमको देता है। लेकिन हमने उसको अंधश्रद्धा माना और उसे हमारे घर और आंगन से बाहर कर दिया। एक समय ऐसा था मित्रों कि हम दो हमारे कितने ये तय नहीं था। हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में जनसंख्या नियंत्रण की कोई बात नहीं थी और न कभी हमें चिंता भी थी। एक समय ऐसा था कि हम दो हमारे कितने ये तय नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हम पर पाश्चात्य प्रभाव बढ़ता गया। हमने पहले तो नारा लगाया कि हम दो हमारे कितने तो तय करने पड़ेंगे। फिर हमने कहा कि हम दो हमारे 3। मुझे लगता है पहली बार इंदिरा गांधी ने ये कानून बनाया और कहा कि हम दो हमारे 3 पर्याप्त है। जनसंख्या को हमें नियंत्रित करना है तो हमें फैमिली प्लानिंग करना पड़ेगा। और मुझे आज भी खड़से सर पता है कि कितनी जोर जबरदस्ती से पुरुषों का भी ऑपरेशन उस समय में किया गया। उसके साक्षी उसकी पीड़ित व्यक्तियों में मेरे बड़े चाचा भी है, जो भाग मतलब खेतों में भागे थे, फिर भी उनको जोर जबरदस्ती पकड़ के उनकी नसबंदी करवाई गई। हम दो हमारे 3 का नारा लगा। फिर भी हमें लगा कि इससे भी काम नहीं चलेगा। फिर एक नारा आया, हम दो हमारे 2 ही काफी है। आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, हमें यह पढ़ाया गया कि आदर्श परिवार कैसा होना चाहिए, तो हम दो हमारे 2 ऐसा ही होना चाहिए। अब पहला बेटा पैदा हुआ और पता चला कि हमें बेटी चाहिए और दूसरा भी बेटा है, तो न जाने कितने की भ्रूण हत्या हमने कर दी। पहली बेटी पैदा हुई, हमारी इच्छा थी कि पहला कुलदीपक आए। उस लालसा में हमने न जाने कितनी महिलाओं को पेट में ही उसका गर्भपात किया, क्योंकि ये गारुड़ की तरह हमारे मन मस्तिष्क पर बिठाया गया कि हम दो हमारे 2 ही पर्याप्त।
उससे भी बात नहीं बनी। हम इधर हम दो हमारे दो करते रहे और चीन से कब आगे निकल गए हमको भी पता नहीं चला। फिर हमारी आंखें खुली और हमारा बुद्धिजीवी वर्ग तो इतना जागरूक हो गया, कभी करियर के नाम पर, कभी महत्वाकांक्षा के नाम पर उसने कहा कि नहीं, हम दो हमारा एक ही पर्याप्त है। और उसमें से कुछ लोगों ने उदाहरण प्रस्तुत किए, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन वो आदर्श लोगों के बन गए। शरद पवार जी जैसे, एक लड़की हुई तो भी ऑपरेशन करना चाहिए, मैं वहीं पर रुकूंगा। और लोगों ने उनको आदर्श माना। सही है, फैमिली प्लानिंग हमारे लिए सबसे बड़ा केंद्र बिंदु था, क्योंकि जनसंख्या को, एक समय ऐसा था कि जनसंख्या को हम संकट मानते थे, आपत्ति मानते थे। लेकिन आज स्थितियां इतनी बदल गई है कि जिस जनसंख्या को हम संकट मानते थे, आज वह हमारा प्रमुख आधार स्तंभ बन गई है। मानव संसाधन का सबसे बड़ा केंद्र अगर पूरे विश्व में कहां है तो वो भारत देश में है। आज मित्रों, दुनिया की धरती पर ऐसा एक देश नहीं है कि जहां भारतीय मूल का इंसान पहुंचा नहीं। आज पूरे विश्व को मानव संसाधन की पूर्ति, पूरे विश्व की पूर्ति करने की क्षमता अगर किस देश में है तो वो केवल और केवल भारत देश में। और एक समय में जो जनसंख्या हमारे लिए संकट का कारण बन रही थी, आज वो जनसंख्या हमारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन हमने क्या किया, हम लोग हमारे एक, अब यहां तक तो बात पत्रकार महोदय ठीक थी, लेकिन ये जो नई पीढ़ी पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर आ रही है और करियर को ही अपना सर्वस्व मान रही है, अब उनमें एक नारा और पनप रहा है, हम दो हमारा कोई नहीं। कैसे होगा? यह हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है, यह हमारे भारतीय संस्कार है। अच्छा, हम दो हमारा कोई नहीं तो ठीक है ना, आप संन्यास्त जीवन दियो। हमारे यहां कई महापुरुष ऐसे हुए हैं कि जिन्होंने संन्यास्त जीवन जिया और इस नारे पर अड़िग रहे कि हम दो हमारा कोई नहीं। लेकिन ये पीढ़ी केवल वहां तक रुकी नहीं, उन्होंने एक बहुत ही चालाकी से एक नया नारा लगाया, लिव एंड रिलेशनशिप का। हम रिलेशनशिप में तो रहेंगे लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे। और ये हमारे समाज के दृष्टि से अत्यंत घातक है, विघातक है। यह हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा हमें इसकी कभी भी इजाजत नहीं देती है। आपको ये विषय बार बार आपके सामने रखने के पीछे भूमिका क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं। यही कारण है कि अब आपको बार बार भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में बताया जा रहा है, और हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। जैसे भारतेंदु ने लिखा था कि हम कौन थे, क्या होंगे और क्या हो गया। आओ विचार कर बैठे सभी, एक साथ बैठकर इस संगोष्ठी के माध्यम से हमें ये विचार करना चाहिए कि हम अतीत में क्या थे, आप वर्तमान में क्या है, और भविष्य में यदि हमें महासत्ता की ओर जाना है तो हमें कौन कौन से विचारों को हमें अपने आप में बदलना होगा। इस बात की चर्चा परिचर्चा मुझे लगता है कि गोष्ठी में होगी। मैं आशा करता हूं कि ये उद्घाटन सत्र है, हमारे बीच परिहार सर जैसे ओजस्वी वक्ता है, हमारे बीच खड़से सर जैसे ओजस्वी वक्ता है, उनके रहते हुए मैं अधिक लंबा समय आपका नहीं लूँगा, लेकिन जाते जाते केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पूरे भारतीय ज्ञान परंपरा के केंद्र में सामान्य मनुष्य रहा है, आम आदमी रहा है, आम आदमी की पीड़ा रही है। हमारा सारा ज्ञान, हमारा सारा संशोधन, हमारा सारा अनुसंधान किस पर केंद्रित है, तो सामान्य व्यक्ति की पीड़ा को दूर करने पर केंद्रित है। और इसलिए आप भविष्य में चाहे वकील बन जाए, चाहे डॉक्टर बन जाए, चाहे इंजीनियर बन जाए, चाहे अच्छे विधि तज्ञ बन जाए, लेकिन आपको इस सामान्य मनुष्य को कभी भूलना नहीं। हो सकता है कि पीढ़ी आपको भगवान का दर्जा देगी, लेकिन फिर भी आपके केंद्र में सामान्य मनुष्य ही होना चाहिए। और इसीलिए 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को पूर्णविराम देता हूं कि हो लाख मुसीबत मगर यह ध्यान रखना तुम, हो लाख मुसीबत मगर यह ध्यान रखना तुम, मन को भीतर से अपने बलवान रखना तुम। बहुत संभव है बना दे भीड़ तुमको देवता, लेकिन फिर भी
मन में एक आध इंसान रखना तो, लेकिन फिर भी मन में एक आध इंसान रखना तो। धन्यवाद। धन्यवाद कुलकर्णी सरजी. आपण प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरेचे महत्व पटवून सांगताना त्याची भूमिका याविषयी आम्हाला सखोल असं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल पार्थ परिवाराच्या वतीने मी आपले आभार व्यक्त करतो. या ठिकाणी सारडा महाविद्यालयाच्या प्राचार्या सन्माननीय डॉक्टर माहेश्वरी गावित मॅडम उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचंही महाविद्यालयाच्या वतीने मी हार्दिक स्वागत करतो. यानंतर या राष्ट्रीय चर्चासत्राचे मुख्य अतिथी हिंदी मराठी के ज्येष्ठ साहित्यकार तथा पूर्व अध्यक्ष हिंदी साहित्य अकादमी डॉक्टर दामोदर खडसे यांना मी विनंती करतो की आपण आम्हाला मार्गदर्शन करा. केंद्रीय हिंदी संस्थान के निदेशक डॉक्टर सुनील कुलकर्णी जी, ललित निबंधों के पुरोधा हमारे बीच विशेष रूप से आज बीच भाषण देने वाले हैं. आवाज शायद कुलकर्णी जी की इतनी जोर से थी कि इसको सुस्ताने का समय मिल गया. इस महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय, केंद्रीय हिंदी संस्थान से पधारे अधिकारी वर्ग, औरंगाबाद या संभाजी नगर की बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय से पधारी अर्पणा पाटिल जी, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राध्यापक वृंद और छात्रों. अभी कुलकर्णी साहब ने बहुत विस्तार से भारतीय ज्ञान परंपरा की बात यहाँ पर कही और 2020 में जिस प्रकार के परिवर्तन हमारी शिक्षा नीति को लेकर आए हैं और उसके हिसाब से नई पीढ़ी को किस प्रकार आगे बढ़ना है और उसके संस्कारों को लेकर विशेष रूप से कुलकर्णी जी ने भी अपनी बात विस्तार से कही और अंत में जनसंख्या को लेकर भी जो इशारा उन्होंने किया वो भी एक व्यवहारिक पक्ष मुझे लगता है इसका है. हम आज विश्व में देखते हैं, सही कहा उन्होंने, कई देशों में जाने का मौका मिला और लगभग दुनिया के हर देश में किसी न किसी क्षेत्र में भारतीय मूल के लोग हैं. इतना ही नहीं, कई देशों में राजनीतिक स्तर पर भी उनका जो अस्तित्व है वो बहुत बड़ी मात्रा में है. तो कहने का मतलब ये है कि जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं आज और जो हमारी परंपराएं हैं, इन दोनों का मेल यदि हम करते हैं तो निश्चित रूप से आगे जाने के संसाधन हमारे सामने हैं. आज यदि कंप्यूटर को लेकर हमारे जो छात्र हैं या हमारा जो यहाँ का विशेषज्ञ एक जनसंख्या है वो दुनिया में सबसे ज्यादा छाया हुआ है. कंप्यूटर को लेकर कंप्यूटर ने जिस प्रकार सारी दुनिया को एक नया मोड़ दिया है, अभी एआई ने जिस प्रकार की एक नई नीति तैयार की है परिवर्तन की, उसमें यदि हम लोग शामिल होते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा गुंजाइश हमारे भविष्य की है. हिंदी को लेकर मैं कुछ बातें करना चाहूँगा और ज्ञान परंपरा को भी लेकर. अभी प्राचार्य महोदय ने कहा कि हमारे लक्ष्य बहुत सीमित हैं, हम बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान नहीं लेना चाहते, लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ये जोड़ दूं कि ये पार्थ की संस्था है. पार्थ हमेशा ऊंची उड़ान की बात करते थे, उनकी नज़र हमेशा मछली की आंख में होती थी और उनका निशाना हमेशा सही जगह लगता था. हमें भी अपने लक्ष्य इतने ऊंचे रखने होंगे और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक उचित निशाना हमको लगाना होगा. दुष्यंत कुमार की बात यहाँ कही गई. मुझे दुष्यंत कुमार का एक
शेर याद आ रहा है कि कैसे आकाश को सुराख नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारे भीतर यदि वो शक्ति है जो ज्ञान के माध्यम से हम हासिल कर सकते हैं, एक ऐसी शक्ति जो आकाश में भी छेद पैदा कर सकती है, तो वो जो हमारी परंपरा ज्ञान की हमारे देश में रही है, उसको व्यापक स्तर पर नई पीढ़ी में बोने का काम ये नई शिक्षा नीति अवश्य करेगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। अब एक एक छोटी छोटी के विस्तार से बीच भाषण में हम सारी बातें सुनेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीजें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं जो हमारे आसपास की है। आज यदि हम शून्य को देखते हैं, अब हमको लगता है शून्य में क्या है, लेकिन शून्य की इजाद, शून्य की खोज, उसका अन्वेषण, उसका अनुसंधान इस देश में हुआ। आर्यभट्ट ने उस शून्य की खोज की और उस शून्य के माध्यम से पूरे विश्व में आज यदि कंप्यूटर किसी चीज पर आश्रित है तो वो आंकड़ों पर आश्रित है, और जो आंकड़े बनाए गए हमारे देश में वो केवल इस देश की इजाद है, आर्यभट्ट की इजाद है, और ये ज्ञान सारी दुनिया में गया। आज हम देखते हैं कि जो उर्दू में लिखते हैं, शायद कुछ लोग होंगे यहाँ बैठे हुए, यहाँ अरबस्तान के लोग आते थे भारत में, यहाँ से तमाम तरह के मसाले और दूसरी मूल्यवान चीजें लेकर वो अपने देश जाते थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बड़े आराम से, बड़े आसानी से, सहजता से गणित करते हैं और उस गणित को 1 से 0 तक वो बराबर वो अंक अपने साथ ले गए। अब जब अंक यहाँ से अपने साथ ले गए तो उनको पता नहीं था कि इस अंक को, इस नंबर को, इस न्यूमरल को, इस आंकड़े को अरबी में क्या कहते हैं। इसलिए उन्होंने कहा ये हिंदसा है। हिंदसा यानी हिंदुस्तान से लिया गया। अरबस्तान में और तमाम खाड़ी के देशों में जहां पर अरेबिक स्क्रिप्ट की चलन है, वहां पर गणित करते समय आपको मालूम है कि लिखते समय वो दाईं ओर से बाईं ओर जाते हैं और सारी दुनिया लिखते समय बाईं ओर से दाईं ओर जाती है। ये तो हमने देखा है। लेकिन जब अरेबिक में भी गणित होता है तब वो भी बाईं ओर से दाईं ओर लिखना शुरू करते हैं। 1 2 3 लिखना हो तो इधर से लिखेंगे क्योंकि शून्य जिस तरह 10 गुना किसी आंकड़े की कीमत बढ़ाता है, वो केवल 0 से संभव है, और वो इसी तरह से लिखने में उसकी शुरुआत हो सकती है। तो ये हिंदसा हम देखते हैं कि विदेशों में गया। और यदि हम पश्चिम में जाते हैं, पश्चिम की बात इन्होंने की, पश्चिम में जब हम जाते हैं, कोई भी इंग्लिश की डिक्शनरी आप खोल कर देख लीजिए, आपको उसमें इंग्लिश न्यूमरल्स ये शीर्षक नहीं मिलेगा। वो इसको अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। अरेबिक न्यूमरल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पश्चिम ने, वेस्ट ने अरबस्तान से या अरेबिक स्क्रिप्ट से इसको हासिल किया। और आप देखेंगे कि उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है। हमारे 1 2 3 9 और 0 तक जो दूसरे आंकड़े हमारे सामने आज अंग्रेजी के हम कहते हैं, वो अंग्रेजी के नहीं है। अंग्रेजी के जो आंकड़े हैं वो V यानी 5, I यानी 1 या VI यानी 6, ये इंग्लिश के रोमन फिगर्स हैं। इंग्लिश के जो आंकड़े हैं वो इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स हैं, भारतीय अंकों के या आंकड़ों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप हैं। तो ये जो आंकड़ों का ज्ञान हमारे देश से बाहर गया और सारी दुनिया उससे लाभान्वित हुई। और आज हम देखते हैं कि कंप्यूटर या तमाम तरह की जो टेक्नोलॉजी है, ये सारी तकनीकी जितने भी कामकाज हैं वो बिना गणित के संभव नहीं। बहुत सही कहा है कुलकर्णी जी ने कि हमने बहुत सारा समय अपने ज्ञान को हासिल न करते हुए आगे बढ़ने की वजह से बहुत सारी सांस्कारिक दुर्घटनाएं हमारे जीवन में हुई। उसमें यदि परिवर्तन करना है
उसमें यदि सुधार करना है तो हमें अपने इतिहास में जितनी अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ना होगा। फिर वो वेदों की बात हो, पुराणों की बात हो और तमाम ऐसे हमारे अर्वाचीन, प्राचीन, आधुनिक कवियों और चिंतकों की बात हो, उनकी बात को लेकर हम निश्चित रूप से आगे जा सकते हैं। दूसरा उदाहरण यदि मैं देना चाहूं तो दशमलव पद्धति का है। दशमलव पद्धति की वजह से जिस प्रकार का बीज गणित सारी दुनिया में प्रचलित हुआ, इस दशमलव पद्धति की इजाद, इसका अन्वेषण भी इसी देश में हुआ है। और ये जितने ज्ञान हैं जिसको हम आज आधुनिक विषय के साथ जोड़ते हैं, इसकी बुनियाद हम लोगों ने रखी है। जब हम बुनियाद अच्छी तरह से मजबूत बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे विचारों का, हमारे चिंतन का, हमारी सोच का एक महल बहुत अच्छी तरह से खड़ा हो सकता है। एक विशेष बात मुझे कहनी थी। दूसरी बात यह है कि हिंदी को लेकर मैं थोड़ा दूसरे ढंग से विचार करता हूं। आज हिंदी इस देश की या पूरे विश्व की केवल भाषा नहीं है, यह एक प्रकार का ऐसा साधन है जिसके माध्यम से आप बहुत दूर तक अपनी यात्रा कर सकते हो। केंद्रीय हिंदी संस्थान ने जिस प्रकार के प्रकाशन किए हैं, जिस प्रकार की शब्दावलियां बनाई है, जिस प्रकार का साहित्य वो आज दे रहे हैं, उससे हिंदी निरंतर नई नई स्थितियों को छू रही है, नए नए शिखरों को छू रही है। आज विदेश में मैं हमेशा ये नौकरियों की बात भी करता हूँ। ये तो सही है कि ज्ञान हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए है, लेकिन रोजगार के बिना आज की तारीख में हम अपना विकास भी बहुत अच्छी तरह नहीं कर पाते। उसके लिए भी कुछ रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। जब ये हमारे पास हो तो ज्ञान और समृद्ध होता चला जाता है। हिंदी को लेकर मैं सोचता हूँ कि आज तक हमारी एक परंपरागत सोच ऐसी थी कि हिंदी पढ़ने के बाद में हम हिंदी पढ़ाएंगे, फिर स्कूलों में पढ़ाएंगे, फिर महाविद्यालय में पढ़ाएंगे, कॉलेज में पढ़ाएंगे। लेकिन मैं आज बताना चाहता हूं आपको कि हिंदी के माध्यम से आप विश्व स्तर की नौकरियां हासिल कर सकते हैं। दुनिया के 196 देशों में भारत के राजदूतावास हैं। इन राजदूतावासों में हर जगह हिंदी विभाग हैं। इन विभागों में अधिकारी, आपके सहायक, अनुवादक, इस प्रकार की एक रचना वहां हिंदी विभाग है। इसी प्रकार भारत सरकार के जितने भी अंडरटेकिंग्स हैं, जितने भी कार्यालय हैं, उन कार्यालयों में 100 लोगों से अधिक यदि कर्मचारी काम करते हैं तो उन कार्यालयों में एक हिंदी विभाग होना चाहिए। और उस हिंदी विभाग में एक अधिकारी, एक सहायक अधिकारी, सहायक हिंदी सहायक और अनुवादक, वरिष्ठ अनुवादक, कनिष्ठ अनुवादक, ऐसी उसकी श्रेणियां बनी हुई हैं। एक डिपार्टमेंट होता है। बैंकों में, हर राष्ट्रीयकृत बैंक में हिंदी के लगभग 80 से 100 अधिकारी काम कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में हिंदी के पद आज हमारे देश में उपलब्ध हैं। तो उसको लेकर भी जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो ये लक्ष्य अपने सामने रखकर निश्चित रूप से आगे जा सकेंगे। लाखों पद आज हमारे देश में हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति गठित होती है और उस केंद्रीय हिंदी समिति में 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। राजभाषा विभाग का सचिव होता है और ये समिति ये तय करती है कि देश में हिंदी को किस प्रकार प्रचारित प्रसारित किया जाए। जो 351 की बात अभी कुलकर्णी जी ने यहाँ पर कही, तो पूरे देश में सरकारी कार्यालयों में इसके कामकाज में किस प्रकार विकसित किया जाए, ये प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये समिति तय करती है। 2 टर्म इस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने का मुझे अवसर मिला है। तो वहां से लेकर जो हिंदी की धारा नीचे तक बहती है, हर मंत्रालय की अपनी एक सलाहकार समिति होती है
और वहाँ पर भी इस प्रकार के विभाग कक्ष होते हैं, प्रभाग होते हैं। जैसे जैसे होंगे उसके हिसाब से कक्ष, कभी प्रभाग, कभी विभाग, ये तय होता है। तो वहाँ भी इतनी बड़ी संख्या में अनुवादक और अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है। मैं हिंदी को लेकर इस नए ज्ञान को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जो लोग हिंदी विषय लेकर आगे बढ़ रहे हैं उनमें बहुत 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 गुंजाइश है आगे जाने की। इसके अलावा आज हम मीडिया युग में जी रहे हैं। यहाँ पर पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं। इस मीडिया युग में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में यदि 10 पहले समाचार पत्र आप उठाते हैं कि 10 समाचार पत्र कौन से बड़े हैं इस देश में जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाते हैं, उसमें 5 हिंदी के हैं। अंग्रेजी का केवल एक है अखबार, वो है टाइम्स ऑफ इंडिया। बाकी 5 पहले जो है वो हिंदी के अखबार हैं। इन अखबारों में हिंदी पत्रकारों की संख्या बड़ी मात्रा में उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि टीवी पर एक 20-25 साल की युवती जो है वो 80-85 साल के राजनीतिज्ञ से इंटरव्यू करती है या न्यूज़ दे रही है। तो यह जितना सिस्टम है, जितनी व्यवस्था है, इस व्यवस्था में आप देखेंगे कि हिंदी का बहुत बड़ी मात्रा में हिंदी और मराठी का इसमें दखल है। अंग्रेजी का कम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इसके अलावा केवल जो सामने देखते हैं हम, जो लोग दिख रहे हैं, इसके पीछे जितने लोग काम करते हैं उसकी संख्या भी बहुत बड़ी है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी का बहुत अच्छा भविष्य है। मैं 2-3 उदाहरण मराठी और हिंदी के ज्ञान परंपरा को लेकर देना चाहूँगा। दरअसल बहुत दिनों से मैं बाहर हूँ और इस वजह से आज आने की गुंजाइश भी नहीं थी, लेकिन कुलकर्णी जी का फ़ोन अच्छे बीमारों को ठीक कर देता है और हम यहाँ पहुँच गए। उन्होंने ज्ञानेश्वर की बात कही थी। ज्ञानेश्वरी ने जिस प्रकार का तत्व ज्ञान, जिस प्रकार का सिद्धांत, जिस प्रकार का अध्यात्म हमारे सामने रखा, वो अपने आप में हमें नव जीवन देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके उदाहरण भी उन्होंने दिए। मैं बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहूँगा और बहुत ज़्यादा उदाहरणों पर जाना भी नहीं चाहूँगा। ज्ञानेश्वर के बारे में उन्होंने हमारे भीतर जो ज्ञान का प्रज्वलन है उसमें और शक्ति देने, ऊर्जा देने की पूरी कोशिश उन्होंने की और उससे समाज में काफ़ी कुछ हमें हासिल भी हुआ। एक संत महाराष्ट्र से निकले, नामदेव एक ऐसे संत हुए जिन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से, विज्ञान का दखल भी बहुत ज़्यादा है आजकल हमारे जीवन में, महाराष्ट्र से निकले, मराठी में उन्होंने अपनी रचनाएं की, अपना दर्शन उन्होंने मराठी के माध्यम से लोगों के बीच रखा समाज में। उनका और दूसरा वैशिष्ट्य ये था कि वो अलग अलग प्रदेशों में जाते थे। मध्य प्रदेश में गए, उन्होंने हिंदी सीखी और हिंदी में रचनाएं की और वो रचनाएं हिंदी की ही मानी जाती हैं मौलिक रूप से, वो अनुवाद नहीं है, या मराठी में जो लिखा उसका हिंदी अनुवाद नहीं है, वो मूल रूप से उन्होंने हिंदी में लिखा। पंजाब गए, पंजाबी में लिखा और बहुत उल्लेखनीय ये है कि पंजाब में पंजाबी व्यक्ति यदि गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो गुरु ग्रंथ साहिब में भी नामदेव की रचनाएं शामिल की गई। और विशेष उल्लेखनीय इस बात का भी मुझे लगता है कि जिस जगह पर बैठकर नामदेव ने साहित्य की साधना की, उस जगह पर कालांतर में, बहुत बाद में, एक घुमान नाम की जगह है, घुमान, उस घुमान में बैठे वो और वहाँ उन्होंने साहित्य की रचना की और वो सारे श्लोक है या पंक्तियाँ कहें, वो गुरु ग्रंथ साहिब में है। तुकाराम के जो 7वें वंशज हैं सदानंद मोरे, वो मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थे
और वो मराठी साहित्य सम्मेलन पंजाब के घुमान में हुआ। ये बहुत अच्छी बातें हैं जो संयोगवश होती हैं। ये घुमान पहले गांव नहीं था, वो एक निर्जन स्थान था जहां बैठकर नामदेव तपस्या किया करते थे और उन्होंने रचनाएं की। लोग घूम घूम कर उस जगह आकर उनको सुनते थे और इस घूम कर आने के कारण उस जगह का नाम घुमान पड़ा। ऐसी बहुत सारी प्राचीन बातें हैं। जलगांव से हैं, अपने समर्थ रामदास की बात कही उन्होंने, तुकाराम की बात भी लंबी है। महात्मा फुले ने जिस प्रकार का ज्ञान इस प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को दिया, वो भी बहुत उल्लेखनीय है कि जिस प्रकार का संघर्ष और मनुष्य के बारे में जिस प्रकार की बात उन्होंने कही, वो फुले जी के बारे में बहुत हमें प्रभावित करती है। लोकमान्य तिलक ने विशेष रूप से गीता रहस्य के रूप में जो बात हमारे सामने रखी है, वो यदि आप लोगों को मिले, मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी उपलब्ध है, वो यदि आप पढ़ पाते हैं तो उसमें बहुत सारे वेदों, पुराणों और गीता के सारे विश्लेषण उसमें आपको मिलेंगे। आधुनिक युग में अभी हम आते हैं तो जलगांव की जो बहिनाबाई है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे जीवन को व्याख्यायित करने का काम अपनी रचनाओं के माध्यम से किया। गाडगे महाराज ने भी ये संत होने के बावजूद जिस प्रकार की वाणी उन्होंने लोगों को दी, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसकी एक रचना बहिनाबाई की जो हमेशा हम रेडियो पर भी सुनते हैं कि अरे संसार संसार जैसा तवा चूल्ह्यावर, तो ये जो जीवन है उसको व्याख्यायित करने का काम बहिनाबाई ने बहुत अच्छी तरह किया। ये दोनों के मैं थोड़े से उदाहरण एक एक देने की कोशिश कर रहा हूँ। आज यदि कुसुमाग्रज को हम गहराई से पढ़ते हैं तो उनमें जीवन दर्शन को लेकर जिस प्रकार का ज्ञान हमको मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण लगता है। हर कविता को यदि हम देखते हैं, गहराई से महसूस करते हैं, तो उस कविता में एक विशेष प्रकार का ज्ञान छिपा हुआ मुझे मिलता है। वो बहुत अच्छी एक बात कहते हैं कुसुमाग्रज। वो कहते हैं कि महापुरुष की मौत 2 बार होती है। महापुरुष की मौत 2 बार होती है। एक बार उसके प्रतिरोधियों द्वारा, माने विरोधियों द्वारा, विरोध जो करते हैं वो उसकी मौत के लिए जिम्मेदार होते हैं, और दूसरी बार उसके अनुयायियों द्वारा, उसके भक्तों द्वारा, वो यदि उसको गलत ढंग से प्रस्तुत करते हैं तब भी उस महापुरुष के का जो अंत होता है। तो इस प्रकार मराठी में बहुत सारे हैं। मैं हिंदी की यदि 3-4 बातें छोटी छोटी करूँ, और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें मालूम भी हैं, मैं केवल दोहरा रहा हूँ इस विषय को केंद्र में रखकर। जैसे कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। तो ये जो ईश्वर तक पहुंचाने वाला जो व्यक्ति है वो ईश्वर से बड़ा है, ये बताने की कोशिश कबीर करते हैं। या ये भी कहते हैं वो कि जातु ने पूछे साधु के पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहंदो म्यान। तो इस प्रकार का ज्ञान हमें यदि जीवन में मिलता है तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है। या ये भी कहते हैं, वो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो ये यदि हमारे भीतर के पांडित्य को ऊर्जित करने के लिए, आगे आने के लिए वो आवाहन करते हैं, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात है। और भी एक ज्ञान देते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, और सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। जो फालतू बातें हैं उसको छोड़कर हम जीवन के बात में आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के समय जिन लोगों ने इस प्रकार का ज्ञान, राष्ट्र ज्ञान हमारे भीतर हुआ, और उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार की पंक्तियों का इस्तेमाल किया, उसमें से कुछ उदाहरण हैं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस प्रकार राम प्रसाद बिस्मिल यदि हमारे लोगों को आह्वान देते हैं कि हमारी शक्ति को जगाते हैं,
और जैसे कि हनुमान में भी बहुत तरह की शक्तियाँ थी, लेकिन उसमें खामी ये थी उनमें कि जब कोई उनको याद दिलाता था तब वो पूरी तरह से जागृत होते थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने भी हमें इस प्रकार जगाने की कोशिश की। बहुत सारे कविताएं हैं, एक अंतिम रूप में मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। एक बिल्कुल नए कवि की बात कि नया आदमी आज क्या सोच रहा है और हमारी पुरानी जो ज्ञान साधना और उसकी जो परंपरा रही, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए नए लोग क्या कर रहे हैं। एक वशिष्ठ अनूप नाम के एक नए शायर हैं, उस नए शायर ने कहा है, अंधेरा था घना लेकिन कई दीपक भी जल निकले, लड़े जो व्यूह में घुसकर वही होकर सफल निकले। तो जो व्यूह में प्रवेश करता है सफलता उसे ही हासिल होती है। तो इस प्रकार नई बात भी, नए ज्ञान भी हमारे सामने उपस्थित होते हैं। बहुत लंबी यात्रा है, बहुत सारी बातें मैं लेकर आया था, लेकिन समय की सीमा है और हमें डॉक्टर साहब के बीज भाषण से रूबरू होना है और इस सत्र को आगे बढ़ाना है। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और कृषि को लेकर, गणित को लेकर, वास्तु को लेकर, चिकित्सा को लेकर तमाम तरह का ज्ञान हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में है। हम यदि उसमें प्रवेश करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में ज्ञान बहुत अच्छी तरह से आलोकित हो सकता है। ज्ञान को यदि हम दूसरे को बता सकते हैं तो वो विज्ञान हो जाता है, ताकि उसका अनुसंधान और अन्वेषण ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दे सकता है। तो हमारे भीतर, हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों ने जिस प्रकार के ज्ञान का विस्तार किया, विकास किया, प्रसार प्रचार किया, उसी ज्ञान को हम नई शिक्षा पद्धति माध्यम से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके महाविद्यालय को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यहाँ आने का अवसर दिया। केंद्रीय हिंदी संस्थान के कुलकर्णी जी का आभार कि उन्होंने यहाँ आने का अवसर दिया। आप सब लोगों का आभार और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब और बीज भाषण के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।